So welcome back to this session of the Hindu newspaper analysis for UPSC Civil Services examination. Today we will discuss mainly four issues. The first issue is related to representation of SC, ST and OBC in Indian judiciary. Second issue is related to artificial intelligence. Third issue is related to loggerhead turtle threat due to climate change. Fourth issue is how Rajya Sabha members elected. So let's discuss all the issues in detail. What is the representation of SC, ST and OBC in Supreme Court and High Court? In this session, we will discuss actual representation of SC, ST and OBC in Indian judiciary. We will also discuss why there is a need for diversity in Indian judiciary. Why in news? P. Wilson, Rajya Sabha MP of DMK party, has introduced a private member bill to amend the constitution to bring diversity in judicial appointment and set up regional benches of the Supreme Court. राज्यसभा एमपी पी विल्सन ने जुडिशियल अपॉइंटमेंट में डाइवर्सिटी ब्रिंग करने के लिए एंड सुप्रीम कोर्ट के रीजनल बेंचेस सेटअप करने से रिलेटेड एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया है. सोशल डाइवर्सिटी इन इंडियन जुडिशरी. जुडिशरी डज नॉट रिफ्लेक्ट द सोशल डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री. इंडियन जुडिशरी इंडिया की सोशल डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता है. फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ द जजेस अपॉइंटेड टू हायर जुडिशरी बिटवीन 2018 एंड 2024, only around 20% belong to SC, ST and OBC. 2018 से 2024 के बिटवीन हायर जुडिशरी में जितने जजेस का अपॉइंटमेंट किया गया है, इनमें से ओनली 20% SC, ST एंड OBC से बिलोंग करते हैं. द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज इज लेस देन 15% एंड 5% रिस्पेक्टिवली. इन अपॉइंटमेंट के अंदर वुमेन एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज का जो रिप्रेजेंटेशन है वो और भी लेज है. इट मीन्स ओनली 15% से लेज वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है, 5% रिलीजियस माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन है, 80% जो रिप्रेजेंटेशन है वो जनरल कैटेगरी से है. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू जजेज एंड सुप्रीम कोर्ट. जजेज एंड सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है? आर्टिकल 124, आर्टिकल 217, आर्टिकल 130, आर्टिकल 124 provides that judges of the Supreme Court shall be appointed by the President after consulting the CJI. आर्टिकल 124 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेज प्रेसिडेंट के द्वारा सीजेआई के कंसल्टेशन के आफ्टर अपॉइंट किए जाते हैं. आर्टिकल 217 provides that judges of a high court shall be appointed by the president after consulting the CJI, chief justice of high court and governor of the state. हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट के साथ कंसल्ट करता है. कंसल्टेशन का आफ्टर ही अपॉइंटमेंट करता है. आर्टिकल 130 provides that the seat of the Supreme Court shall be in Delhi or such other places as appointed by the CJI with the approval of central government. आर्टिकल 130 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में होगी या फिर सीजेआई के द्वारा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी अदर प्लेस पर सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बेंच स्टेब्लिश करने की अगर परमिट करता है, देन अदर रीजनल बेंच ब्रांचेज भी सुप्रीम कोर्ट की हो सकती हैं. और इसी से रिलेटेड प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस किया गया आर्टिकल 130 के अकॉर्डिंग. एवोल्यूशन ऑफ अ कॉलेजियम सिस्टम. इंडिया में जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए जो कॉलेजियम सिस्टम है इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ? अपॉइंटमेंट बिफोर 1980. As per the process laid down in the Constitution, judges were appointed by the government after consultation with the judiciary till the 1980. 1980 से पहले जितने भी जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाता था वो गवर्नमेंट के द्वारा जुडिशरी के कंसल्टेशन के बाद किया जाता था. इट मीन्स 1980 से पहले अपॉइंटमेंट का जो पावर था एग्जीक्यूटिव के पास था. फर्स्ट जजेस केस 1981. Supreme Court upheld the primacy of the executive in judicial appointment since it is accountable to the people. 1981 फर्स्ट जजेज केस के नाम से जाना जाता है. यहाँ पर हम 3 जजेज केस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. फर्स्ट जजेज केस के अंडर सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल अपॉइंटमेंट के रिस्पेक्ट में एग्जीक्यूटिव को प्राइमेसी गिवन किया. कंसर्न रेज टू मेंटेन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एंड इंसुलेट इट फ्रॉम पॉलिटिकल फेवरेटिज्म. एग्जीक्यूटिव जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था. इससे रिलेटेड
जुडिशरी के इंडिपेंडेंसी को मेंटेन करने से रिलेटेड कुछ कंसर्न रेज हुए। सेकंड जजेस केस 1993, सुप्रीम कोर्ट क्रिएटेड द कॉलेजियम सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम यहाँ पर क्रिएट किया सेकंड जजेस केस के अंडर। थर्ड जजेस केस 1998, this was reaffirmed by the Supreme Court's opinion in the third judges case 1998। कॉलेजियम सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया वो सेकंड जजेस केस 1993 में इंट्रोड्यूस किया गया। थर्ड जजेस केस में इसको रीअफर्म कर दिया गया। फोर्थ जजेस केस 2015 का जो सुप्रीम कोर्ट का एनजेएसी को स्ट्राइक डाउन करने से रिलेटेड जो जजमेंट था विच इज नोन एज फोर्थ जजेस केस। व्हाट इज कॉलेजियम सिस्टम एंड इट्स रोल इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। कॉलेजियम सिस्टम क्या है एंड जजेस के अपॉइंटमेंट में इसका क्या रोल होता है। द कॉलेजियम सिस्टम कंसिस्ट ऑफ CJI with four senior most judges of the Supreme Court for appointment to the Supreme Court and the CJI with two senior most judges of the appointment to the High Court। कॉलेजियम सिस्टम के अंडर 3 मेंबर भी हो सकते हैं एंड 5 मेंबर भी हो सकते हैं। हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंटमेंट करने के रिस्पेक्ट में कॉलेजियम के अंडर 3 मेंबर होते हैं, CJI प्लस 2 सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के रिस्पेक्ट में कॉलेजियम के अंदर 5 जजेस होते हैं, CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। The collegium initiated the proposal for appointment of judges to the higher judiciary and send the recommendation to the central government। सबसे पहले जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कॉलेजियम प्रोपोजल इनिशिएट करता है। इट मीन्स ये जो प्रोपोजल हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सेंड किए जाते हैं। The center may return a recommendation in case of any objection. However, if the collegium reiterates the recommendation, the appointment should be made। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि कॉलेजियम के द्वारा जो भी रिकमेंडेशंस मेड किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बिफोर, सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें ऑब्जेक्ट करके रिटर्न कर सकती है। अगेन कॉलेजियम अगर इन्हें रिट्रेट करता है जो भी रिकमेंडेशंस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को अब ये रिकमेंडेशंस फॉलो करने होंगे एंड अपॉइंटमेंट कॉलेजियम के अकॉर्डिंग कंडक्ट किया जा सकता है। सिग्निफिकेंस ऑफ कॉलेजियम, द कॉलेजियम सिस्टम हैज इंश्योर्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के रिस्पेक्ट में कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंसी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करती है। इट मीन्स जुडिशरी के इंडिपेंडेंसी को इसके थ्रू इंश्योर किया गया है। ड्रॉबैक्स रिलेटेड विद कॉलेजियम, कॉलेजियम से रिलेटेड ड्रॉबैक्स भी टाइम टू टाइम न्यूज में देखे जा सकते हैं। इट हैज इट्स ओन ड्रॉबैक लाइक लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ऐसा माना जाता है कि कॉलेजियम सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी नहीं है। रिजेंटमेंट ऑन अकाउंट ऑफ एलिज्ड नेपोटिज्म इन दिस प्रोसेस whereby kith and kins of sitting judges are favored for appointment to higher judiciary। ऐसा माना जाता है कि हायर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो भी रिकमेंडेशंस मेड किए जाते हैं वो सिटिंग जजेस के किन या किथ होते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं। व्हाट वाज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2014। पार्लियामेंट through the 99th constitutional amendment in 2014 had set up NJAC to provide recommendations to the executive for appointment of judges। जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए एग्जीक्यूटिव के रिकमेंडेशंस को इंश्योर करने के लिए 2014 में पार्लियामेंट के अंदर 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया जाता है। मेंबर्स एनजेसी वाज टू कंसिस्ट ऑफ द CJI, 2 सीनियर मोस्ट जजेस, द यूनियन लॉ मिनिस्टर एंड 2 एमिनेंट पर्सन। NJAC एक्ट के अकॉर्डिंग नेशनल कमीशन अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC के अंडर CJI होगा, 2 सीनियर जजेस होंगे, 2 एमिनेंट पर्सन होंगे, लॉ मिनिस्टर होगा। इट मीन्स यहाँ पर टोटल 6 मेंबर प्रपोज किए गए थे। Stood down by the Supreme Court, NJAC was however stood down by the Supreme Court in 2015 as it violated the basic structure of independence of the judiciary।
2015 में सुप्रीम कोर्ट को लगा कि एनजेएसी जुडिशरी के इंडिपेंडेंस में एक इंटरफेयर है, और ये एक कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन के तौर पर इसको देखा गया। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2015 में एनजेएसी एक्ट को स्ट्राइक डाउन किया, बिकॉज एनजेएसी के अंदर जो सबसे बड़ा इशू था वो ये था कि इसमें यूनियन लॉ मिनिस्टर एंड टू एमिनेंट पर्सन, ये एग्जीक्यूटिव मेजोरिटी को शो करते हैं, टू सीनियर जजेस एंड सीजेआई। यहाँ पर एक तरीके से जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में इनका लोअर रिप्रेजेंटेशन इसमें था। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको स्ट्राइक डाउन किया। हैज द कॉलेजियम प्रोसेस कंटिन्यू टिल डेट फॉर अपॉइंटमेंट। एनजेएसी एक्ट को यहाँ पर स्ट्राइक डाउन किया गया, और उसके बाद अगेन कॉलेजियम प्रोसेस को 2015 के बाद रीस्टार्ट किया गया। व्हाट इज दिस बिल? अभी जो प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, इस बिल के अंडर क्या क्या प्रोविजंस हैं? Bill introduced by the private member mandate that due representation should be given to SC, ST, OBC, religious minorities and women in proportion to their population while appointing judges to the Supreme Court and High Court। इस बिल के अंदर जो मेन मैंडेट है वो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के ड्यूरिंग SC, ST, OBC, रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड वुमेन का यानी कि पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करना है। It also set a maximum time for 90 days for the central government to notify the recommendations of the collegium। इस बिल के अंडर जो न्यू प्रोविजन किया गया है वो ये है कि कॉलेजियम के द्वारा जो भी रिकमेंडेशंस जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड किए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट 90 डेज के अंदर अपना जो भी डिसीजन है वो उसको नोटिफाई करे। बिल रिक्वायर सेटिंग ऑफ रीजनल बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के रीजनल बेंचेस स्टेब्लिश करने के लिए भी इस बिल के अंदर प्रोपोजल्स हैं। Considering that the Supreme Court only sits in Delhi, access to the highest court for common citizens remains a challenge. There are also more than 90,000 cases pending in the Supreme Court as of January 2026। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस का पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, 90,000 से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं। ओनली वन सुप्रीम कोर्ट इंडिया के अंदर इतने मैसिव केसेस को सॉल्व नहीं कर सकती। इंडिया के अदर स्टेट से भी पीपल सुप्रीम कोर्ट जब आते हैं तो उन्हें कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं। इन ऑर्डर टू एड्रेस दीज इशूज द बिल रिक्वायर सेटिंग ऑफ रीजनल बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। इस बिल के अंडर प्रोपोज किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अदर बेंचेस जिस तरह से न्यू दिल्ली के अंदर, उसी तरह से कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई के अंदर भी सेटअप की जाए। What is artificial intelligence (AI)? In this session, we will discuss about artificial intelligence. We will also discuss what are uses and threat of artificial intelligence. What is artificial intelligence? Artificial intelligence is an emerging technology that enables machines and computers to simulate human intelligence and problem-solving capabilities। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जो कि मशीन्स एंड कंप्यूटर्स को ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ सिमुलेट करने के लिए एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी बिल्ड करने के लिए इनेबल बनाती है। इट इज द ब्रॉड फील्ड ऑफ क्रिएटिंग इंटेलिजेंट सिस्टम। इंटेलिजेंस सिस्टम को क्रिएट करने के लिए ये एक ब्रॉड फील्ड है। करंट एआई लॉज इन इंडिया। इंडिया में प्रेजेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्या क्या लॉज हैं? इंडिया currently does not have a dedicated comprehensive AI law। प्रेजेंट में इंडिया के अंदर डेडिकेटेड comprehensive AI law नहीं है। Instead, AI governance is managed through other existing and proposed legal instrument। Instead, इंडिया के अंदर AI governance अदर एग्जिस्टिंग एंड प्रोपोज लीगल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मैनेज किया जाता है। एग्जिस्टिंग लॉज सच एज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, the Digital Personal Data Protection Act 2023 and Consumer Protection Act 2019। These laws indirectly cover various aspects of AI use such as data privacy, cyber security and misinformation through deepfakes। Artificial intelligence से related challenges।
या फिर एआई से रिलेटेड डाटा प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी एंड डीप फेक के थ्रू मिस इन्फॉर्मेशन, ये सब इन थ्री एग्जिस्टिंग लॉ के अंडर मैनेज किए गए हैं। न्यू गाइडलाइंस, मेड रिलीज इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइन विच प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर सेफ, trustworthy and responsible AI adoption. These guidelines promote voluntary compliance and techno legal solutions. 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के द्वारा इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस रिलीज की जाती है। इन गाइडलाइंस के अंदर सेफ, ट्रस्टवर्थी एंड रिस्पॉन्सिबल एआई एडॉप्शन से रिलेटेड फ्रेमवर्क प्रोवाइड किए गए हैं। गवर्नमेंट एडवाइजरीज, MEDI has issued advisories in March 2024 requiring large platforms to open approval before deploying untested AI models and to label AI-generated content to prevent bias and misinformation, especially during elections. India's AI Governance Guideline 2025 की फीचर्स, 2025 में इंडिया के अंदर एआई गवर्नेंस से रिलेटेड जो गाइडलाइन रिलीज की गई उसके क्या क्या की फीचर्स हैं। Innovation over restraint. The primary focus is to be a facilitator of AI development, avoiding rigid regulation that might hurdle innovation, unlike the European Union's prescriptive AI Act. 2025 इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइन का जो प्राइमरी फोकस है वो एआई डेवलपमेंट का को फैसिलिटेट करना है, रिजिड रेगुलेशंस जो भी है इससे रिलेटेड उन्हें अवॉइड करना। प्रिंसिपल बेस्ड फ्रेमवर्क, गवर्नेंस इज गाइडेड बाय 7 सूत्राज और कोर प्रिंसिपल्स। एआई गवर्नेंस को 7 सूत्राज के थ्रू गाइड किया गया है। नंबर 1 ट्रस्ट, नंबर 2 पीपल फर्स्ट, नंबर 3 इनोवेशन ओवर रेस्टेड, नंबर 4 फेयरनेस एंड इक्विटी, नंबर 5 अकाउंटेबिलिटी, नंबर 6 अंडरस्टैंडेबल बाय डिजाइन, नंबर 7 सेफ्टी, रेसिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी। Institutional framework, the proposed governance structure involve number one an AI governance group, number two a technology and policy expert committee, number three an AI safety institute, sector specific regulation. Various sectoral bodies like the RBI, ICMR and Department of Defense are developing their own AI guidelines tailored to specific needs. Significance of AI, artificial intelligence का क्या सिग्निफिकेंस है। नंबर 1 बूस्ट प्रोडक्टिविटी, नंबर 2 इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, नंबर 3 टास्क एक्यूरेसी, नंबर 4 कंसिस्टेंट आउटकम्स, नंबर 5 न्यू फ्रंटियर्स। नंबर 1 बूस्ट प्रोडक्टिविटी, एआई ऑटोमेट वेरियस टास्क रिड्यूसिंग टाइम एंड ह्यूमन एफर्ट्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेरियस टास्क को ऑटोमेट कर रहा है, इससे टाइम एंड ह्यूमन एफर्ट रिड्यूस हो रहा है। फॉर एग्जांपल रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन इन फाइनेंस एंड डाटा एंट्री एंड रिपोर्ट जनरेशन। नंबर 2 इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग, मशीन लर्निंग मॉडल्स एनालाइज डाटा टू आइडेंटिफाई पैटर्न। पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल्स डाटा को एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स इन रिटेल फॉर डिमांड फोरकास्टिंग। Number 3 task accuracy, AI systems can handle repetitive and big tasks with high accuracy। repetitive and big tasks को high accuracy के साथ artificial intelligence system handle कर सकते हैं। For example chatbot for customer service inquiries in various industries। Number 4 consistent outcomes, AI algorithms follow defined rules which ensures consistency across process। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम कुछ डिफाइंड रूल को फॉलो करते हैं जो कि अक्रॉस द प्रोसेस कंसिस्टेंसी को इंश्योर करते हैं। फॉर एग्जांपल क्रेडिट रिस्क असेसमेंट इन बैंकिंग यूजिंग मशीन लर्निंग मॉडल्स। नंबर 5 न्यू फ्रंटियर्स, एआई एनेबल ब्रेक थ्रू इन हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड रिसर्च। प्रेजेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड रिसर्च सेक्टर में वर्क कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल AI assist in drug discovery and personalized medicine। कंसर्न रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्या क्या कंसर्न है। नंबर 1 जॉब लॉस, नंबर 2 एथिकल कंसर्न, नंबर 3 पोटेंशियल मिसयूज, नंबर 4 डाटा डिपेंडेंस, नंबर 5 लैक ऑफ ह्यूमन ट्रेड्स,
नंबर 6 हाई कॉस्ट, नंबर 7 इंटरप्रेटेबिलिटी चैलेंजेस, नंबर जॉब लॉस, AI automation can lead to job displacement, especially in repetitive and routine task industries. Repetitive and routine task industries में AI automation job displacement को lead कर सकता है. For example, token purchasing system in Delhi Metro. Delhi Metro में पहले token purchasing system हैंड टू हैंड हुआ करता था, बट अब मशीन्स के थ्रू ये स्टार्ट हो गया है जहां पर AI का यूज किया जा रहा है. Number of ethical concern. AI system can perpetuate biases present in algorithm. AI सिस्टम के अंदर बियासेस हो सकते हैं जो कि उसके एल्गोरिथम में प्रेजेंट हैं. फॉर एग्जांपल फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम शोइंग बियासेस अगेंस्ट सर्टेन एथनिसिटी. फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, ये बियासेस शो कर सकता है अगेंस्ट सर्टेन एथनिसिटीज. नंबर 3 पोटेंशियल मिसयूज. AI technology can be misused for malicious purposes like cyber attack. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज malicious purpose लाइक साइबर अटैक के लिए किया जा सकता है, मिसयूज किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल डीप फेक्स कैन बी यूज्ड फॉर स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन एंड प्रोपोगेंडा. डीप फेक का यूज मिस इन्फॉर्मेशन एंड प्रोपोगेंडा स्प्रेड करने के लिए किया जा सकता है. नंबर 4 डाटा डिपेंडेंस. फॉर इफेक्टिव ट्रेनिंग एंड लर्निंग AI मॉडल्स रिक्वायर लार्ज हाई क्वालिटी डाटा सेट. इफेक्टिव ट्रेनिंग एंड लर्निंग AI मॉडल्स के लिए लार्ज हाई क्वालिटी डाटा सेट की रिक्वायरमेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल inaccurate medical diagnosis due to incomplete patient data. Number 5 lack of human trait. AI lack human qualities like emotions, emotional intelligence, creativity and empathy. AI के अंदर ह्यूमन क्वालिटीज लाइक इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड एम्पैथी का लैक है. फॉर एग्जाम्पल chatbot could not provide emotional support in mental health applications. मेंटल हेल्थ एप्लीकेशंस में चैटबॉट इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकता. नंबर 6 हाई कॉस्ट. डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग AI सिस्टम कैन बी कॉस्टली. AI सिस्टम्स को डेवलप करना, इम्प्लीमेंट करना कॉस्टली हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल लार्ज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर AI रिसर्च एंड डेवलपमेंट. AI रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए लार्ज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. नंबर 7 इंटरप्रेटेबिलिटी चैलेंज. Complex AI models can be opaque, which making it difficult to understand their decision-making process. कॉम्प्लेक्स AI मॉडल्स ओपेक हो सकते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्ट हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन AI बेस्ड लोन अप्रूवल सिस्टम. लोन बेस्ड AI बेस्ड लोन अप्रूवल सिस्टम के अंदर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होती है. AI एज एन एक्सेप्टर. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से एक एक्सेप्टर और अपॉर्चुनिटी है. AI is increasingly accepted as an impetus for evolution across diverse sectors in India. In education sector, governance and judiciary, economic productivity, sectoral advancement. In education sector, as per the National Education Policy 2020, AI is not a threat to teaching but a tool for personalizing learning and integrating model reasoning with digital literacy. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचिंग के लिए एक थ्रेट नहीं है, बल्कि ये एक लर्निंग को पर्सनलाइज करने का टूल है एंड मोरल रीजनिंग को डिजिटल लिटरेसी के साथ इंटीग्रेट करने का एक टूल है. गवर्नेंस एंड जुडिशरी. AI इज बीइंग एक्सेप्टेड टू रिड्यूस जुडिशियल पेंडेंसी. फॉर एग्जांपल थ्रू कोर्ट्स प्रोजेक्ट, e-courts project and improve the targeting of government schemes with greater transparency and efficiency. जुडिशियल पेंडेंसी को रिड्यूस करने में AI का एक इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है बिकॉज प्रेजेंट में ई कोड प्रोजेक्ट चल रहे हैं एंड गवर्नमेंट स्कीम को गवर्नमेंट स्कीम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है.
economic productivity. AI act as a multiplier rather than a replacer. Automating repetitive tasks so human can focus on high value creative and strategic work. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मल्टीप्लायर के तौर पर वर्क कर रहा है, ना कि रिप्लेसर के तौर पर। ऑटोमेटेड रिपीटेड टास्क इसके थ्रू किए जा रहे हैं और ह्यूमन हाई वैल्यू क्रिएटिव एंड स्ट्रेटेजिक वर्क पर फोकस कर पा रहा है। इट मीन्स किसी भी इंडस्ट्री फैक्ट्री या कंपनी के अंदर अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स का यूज किया जा रहा है तो ये एक मल्टीप्लायर के तौर पर वर्क कर रहा है और वहां पर जितना भी ह्यूमन फोर्स है वो हाई वैल्यू क्रिएटिव एंड स्ट्रेटेजिक वर्क पर फोकस कर सकता है। सेक्टोरल एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर, AI assist in crop planning and pest forecast. In healthcare, it enhances diagnostic and drug discovery. एग्रीकल्चर सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रॉप प्लानिंग एंड पेस्ट फोरकास्ट में हेल्प कर रहा है। हेल्थ केयर सेक्टर में ये डायग्नोस्टिक एंड ड्रग डिस्कवरी को एनहांस करने में हेल्प कर रहा है। AI एज थ्रेड परसेप्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह से थ्रेड के तौर पर देखा जा रहा है, क्या क्या चैलेंजेस हैं। While not an inherent threat, AI presents systemic risk that must be managed. Number job displacement, number ethical concern, number three security sovereignty. Job displacement. Labor-intensive sectors in India face a risk of mass unemployment if reskilling does not keep pace with automation. इंडिया में लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स मास अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड रिस्क फेस कर रहे हैं। इट मीन्स अगर री स्केलिंग को ऑटोमेशन के साथ मैच नहीं किया गया तो मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं। एथिकल कंसर्न, डिफेक्ट्स एल्गोरिथम bias एंड प्राइवेसी ब्रीचेज पोज क्रेडिबल थ्रेट टू सोशल हार्मोनी एंड डेमोक्रेसी। डिफेक्ट्स एल्गोरिथमिक bias एंड प्राइवेसी से रिलेटेड कंसर्न सोशल हार्मोनी एंड डेमोक्रेसी से रिलेटेड क्रेडिबल थ्रेट पोज कर सकते हैं। Security and sovereignty. The rise of autonomous weapons and AI-driven misinformation campaign can undermine national security and traditional nation of state control. Autonomous weapons and AI-driven misinformation campaign में जिस तरह से राइज हो रहे हैं ये नेशनल सिक्योरिटी को अंडरमाइन कर रहे हैं और नेशनल सिक्योरिटी के बिफोर ये कुछ थ्रेट एंड चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं। How AI could widen inequality? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनइक्वालिटी को किस तरह से वाइडन कर रहा है। नंबर वन जॉब डिस्प्लेसमेंट एंड वेज स्टेगनेशन। नंबर टू एक्सरबेशन ऑफ डिजिटल डिवाइड। नंबर थ्री अनइक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। नंबर फोर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड पावर। नंबर फाइव एल्गोरिथमिक बियास। नंबर सिक्स ग्लोबल इनइक्वालिटी। नंबर वन जॉब डिस्प्लेसमेंट एंड वेज स्टेगनेशन। AI-driven automation poses a significant threat to routine and low-skilled jobs in sectors like manufacturing, customer service, and data entry. AI-driven automation रूटीन एंड लो स्किल जॉब्स में सिग्निफिकेंट थ्रेट पोज कर रहा है। कुछ सेक्टर्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कस्टमर सर्विस, इट मींस कॉल सेंटर्स एंड डाटा एंट्री सेक्टर्स, इन सभी सेक्टर्स के बिफोर ये थ्रेट पोज कर रहा है। द जॉब क्रिएटेड बाय AI आर ऑफन हाई स्किल लीडिंग टू सिग्निफिकेंट स्किल मिसमैच। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो भी जॉब क्रिएट की जा रही है वो हाई स्किल्ड जॉब है और ये सिग्निफिकेंट स्किल मिसमैच को लीड कर रहा है। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एस्टिमेट दैट AI may displace millions of jobs globally, disproportionately affecting the informal workforce, which often lacks social security nets and retaining opportunities. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एस्टिमेट किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलियंस ऑफ जॉब ग्लोबली डिस्प्लेस कर सकता है। इट मीन्स इनफॉर्मल वर्कफोर्स इसके द्वारा सबसे ज़्यादा डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट हो सकती है बिकॉज इनके पास लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी है एंड अपॉर्चुनिटीज इनके लिए लैज हो सकते हैं। नंबर एक्सरबेशन ऑफ डिजिटल डिवाइड, इसके थ्रू डिजिटल डिवाइड भी एक्सरबेट हो सकता है। The benefit of AI are concentrated in regions and communities with advanced digital infrastructure,
reliable electricity, and high internet penetration. Rural and marginalized communities with limited access to technology and digital literacy, deepening the urban-rural divide. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्बन रूरल डिवाइड को डीप कर सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेनिफिट उन रीजन्स एंड कम्युनिटीज तक कंसंट्रेटेड है जहां पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांस है, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, हाई इंटरनेट कनेक्शन है। रूरल एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज जहां पर टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल लिटरेसी लिमिटेड है, वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करा सकता है। इट मींस अर्बन एंड रूरल डिवाइड भी इसके थ्रू डीप हो सकता है। नंबर 3, अनइक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। क्वालिटी एजुकेशन एंड हेल्थ केयर के रिस्पेक्ट में अनइक्वालिटी यहाँ पर रेज हो सकती है। While AI can revolutionize education and healthcare through personalized learning and improved diagnostic, its benefits are primarily accessible to those in better equipped urban areas or elite institutions. School or health centers in unprivileged regions may lack the infrastructure to adopt these technologies, thereby reinforcing existing disparities in access to quality services. नंबर 4, concentration of wealth and power. Wealth and power का इसके थ्रू concentration हो सकता है। Due to high cost of AI research, development, and high performance computing infrastructure, only a few large corporations and advanced economies can lead the innovation. Because artificial intelligence research का cost high होता है, development cost high होता है, and computing infrastructure high performance level का होता है। इसके हाई कॉस्ट की वजह से लार्ज कॉरपोरेशंस एंड एडवांस इकोनॉमीज ही इसके इनोवेशन को हैंडल कर सकती हैं, सच एज यूएस एंड चाइना ही प्रेजेंट में इस हाई कॉस्ट को अफोर्ड कर रहे हैं। दिस लीड टू द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक जाइंट अमंग कैपिटल ओनर्स एंड हाईली स्किल्ड वर्कर्स, इंक्रीजिंग द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर। रिच एंड पुअर के बिटवीन गैप भी इसके थ्रू बढ़ सकता है। नंबर 5, एल्गोरिथमिक bias. If AI models train on biased data, it can perpetuate and amplify existing social prejudice, including caste, gender, regional discrimination in critical areas such as hiring, lending, and law enforcement. AI मॉडल्स को अगर biased डाटा के थ्रू ट्रेन किया जाता है, देन ये सोसाइटी के अंदर जो प्रीजुडाइसेस एग्जिस्ट हैं वो इसके थ्रू एम्पलीफाई हो सकते हैं, सच एज कास्ट, जेंडर एंड रीजनल डिस्क्रिमिनेशन इसके थ्रू एनहांस हो सकते हैं। नंबर 6, ग्लोबल इनइक्वालिटी। डेवलपिंग कंट्रीज हैव डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन एआई टेक्नोलॉजीज। जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो फॉरेन एआई टेक्नोलॉजीज पर डिपेंड है। द यूएन हैज वार्न्ड दैट अनमैनेज्ड एआई कुड लीड टू अ ग्रेट डाइवर्जेंस बिटवीन नेशंस। यूनाइटेड नेशंस ने ये वार्न किया है कि आर्टिफिशियल अनमैनेज्ड आर्टिफिशियल एआई नेशंस के बिटवीन ग्रेट डाइवर्जेंस को लीड कर सकता है। व्हाट आर मिटिगेटिंग मेजर्स? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड थ्रेट को सॉल्व करने के लिए या मिटिगेटिंग मेजर्स क्या क्या है? नंबर 1, इन्वेस्टिंग इन स्किलिंग एंड री स्किलिंग। नंबर 2, डेवलपिंग इंक्लूसिव एआई गवर्नेंस। नंबर 3, ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड। नंबर 4, strengthening social safety net. नंबर 5, promoting public investment. नंबर, इन्वेस्टिंग इन स्किलिंग एंड री स्किलिंग। इंडिया को स्किलिंग एंड री स्किलिंग पर इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना होगा। एक्सपेंडिंग प्रोग्राम लाइक द स्किल इंडिया मिशन टू इंक्लूड एआई लिटरेसी एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इज क्रूशियल टू प्रिपेयर द वर्कफोर्स फॉर न्यू रोल। वर्कफोर्स को न्यू रोल के लिए प्रिपेयर करने के लिए इंडिया में स्किल इंडिया मिशन जैसे प्रोग्राम को एक्सपेंड करना होगा और इन मिशन के अंदर एआई लिटरेसी एंड वोकेशनल ट्रेनिंग को इंक्लूड करना होगा। नंबर, डेवलपिंग इंक्लूसिव एआई गवर्नेंस। एआई गवर्नेंस इंक्लूसिव एआई गवर्नेंस इंडिया में डेवलप करना होगा। इम्प्लीमेंटिंग रोबस्ट एथिकल फ्रेमवर्क एंड गवर्नेंस गाइडलाइंस दैट इंश्योर फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन एआई डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। नंबर 3, ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड जो इंक्रीज हो रहा है उसको ब्रिज करना होगा।
Treating digital infrastructure as a public good and ensure its affordability and availability in rural and remote areas is essential. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को पब्लिक गुड के तौर पर ट्रीट करना होगा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रूरल एंड रिमोट एरियाज तक इसकी अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना होगा। नंबर फोर, स्ट्रेंथनिंग सोशल सेफ्टी नेट को स्ट्रेंथन करना होगा। स्पेंडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट फॉर वल्नरेबल इनफॉर्मल वर्कर्स अफेक्टेड बाय ऑटोमेशन। Number five, promoting public investment. Focusing public investment on AI applications in public welfare domains like agriculture, healthcare, and education to ensure benefit reach marginal population. Various initiatives in India to promote artificial intelligence. इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करने के लिए वेरियस इनिशिएटिव्स क्या क्या टेकिंग किए गए हैं। इंडियन गवर्नमेंट एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैव टेकन सेवरल इनिशिएटिव टू प्रमोट द डेवलपमेंट एंड एडॉप्शन ऑफ एआई इन इंडिया। Key initiatives such as number one, National Strategy for AI 2018, number two, AI for all, number three, Responsible AI for Social Empowerment, RAISE, number four, AI for Agriculture, number five, Responsible AI for Youth, number six, AI Centers of Excellence, number seven, Future Skill Prime, number eight, India AI. Number of National Strategy for AI. It outlines a mission, vision, and a comprehensive plan to leverage artificial intelligence for economic growth and social development. इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लीवरेज करने के लिए प्लान नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर एआई 2018 के अंदर आउटलाइन किए गए। नंबर एआई फॉर ऑल टू प्रमोट एआई रिसर्च एंड एजुकेशन। एआई रिसर्च एंड एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इंडिया में एआई फॉर ऑल इनिशिएटिव टेकिंग किया गया। नंबर थ्री, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट। इट मीन्स रेज इट एम्स टू डेवलप एआई बेस्ड सॉल्यूशंस फॉर सोशल गुड। सोशल गुड के लिए एआई बेस्ड सॉल्यूशंस डेवलप करने के लिए इंडिया में रेज इनिशिएटिव टेकिंग किया गया। रेज मीन्स रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर social empowerment. Number four, AI for agriculture to improve agriculture productivity and farmers welfare. इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फार्मर वेलफेयर को इम्प्रूव करने के लिए एआई फॉर एग्रीकल्चर लॉन्च किया गया। नंबर फाइव, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ टू इक्विप यंग पीपल विद द नेसेसरी स्किल ऑफ एआई। यंग पीपल के अंदर एआई स्किल डेवलप करने के लिए इंडिया में रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ प्रोग्राम लॉन्च किया गया। नंबर सिक्स, एआई सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस। गवर्नमेंट हैज established AI Center for Excellence in various universities and institutes such as IIT to promote research and development in AI. AI में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने वेरियस यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट सच एज आईआईटीज में एआई सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस एस्टेब्लिश किए हैं। नंबर सेवन, फ्यूचर स्किल प्राइम। इट इज जॉइंट इनिशिएटिव बाय मेडे एंड नेस्कॉम, a skill development program aimed at re-skilling and upskilling IT professionals in emerging technologies, including AI, to bridge the talent gap. टैलेंट गैप को ब्रिज करने के लिए मेटे एंड नेस्कॉम ने फ्यूचर स्किल प्राइम जैसे जॉइंट इनिशिएटिव टेकिंग किए हैं। नंबर एट, इंडिया एआई। इट इज नेशनल एआई पोर्टल ऑफ इंडिया। इट सर्व एज अ नॉलेज पोर्टल, अ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया एआई इंडिया का नेशनल एआई पोर्टल है जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड करता है इंडियंस के लिए। This is PYQ related to this article. In this lecture, we will discuss how loggerhead turtle facing threat from climate change. Why in news? Ocean's most ubiquitous vulnerable loggerhead turtle are facing threat from climate change. ओशंस में पाए जाने वाले लॉगरहेड टर्टल प्रेजेंट में क्लाइमेट चेंज की वजह से थ्रेट फेस कर रहे हैं। As the ocean warms and marine produce dwindle, these omnivorous loggerhead turtles have been impacted in at least four ways by global warming.
लॉगर हार्ट टर्टल्स को ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ओशन वार्म की वजह से एंड मैरिन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस के लॉस होने की वजह से वेरियस प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं, सच एज नंबर वन, नेस्टिंग अर्लियर इन द ईयर, इनका नेस्टिंग पीरियड चेंज हो रहा है। नंबर टू, प्रोड्यूसिंग फ्यूअर एग एंड लेज ऑफन, एग्स ये फ्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेज ऑफन प्रोड्यूस कर रहे हैं। साइज इज गेटिंग स्मॉलर टू, इन टर्टल्स का साइज भी स्मॉलर हो रहा है। ये सारे जो चेंजेस हो रहे हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग एंड ओशन वार्मिंग की वजह से हो रहे हैं। अबाउट लॉगरहेड सी टर्टल्स, लॉगरहेड सी टर्टल्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हार्ड शेल टर्टल, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट हार्ड शेल टर्टल है। नेम्ड फॉर देयर एक्सेप्शनली लार्ज हेड एंड पावरफुल जॉज, एक्सेप्शनली लार्ज हेड एंड पावरफुल जॉज की वजह से इसको लॉगरहेड टर्टल नाम गिवन किया गया। Significance: they are a keystone species supporting marine ecosystem by recycling nutrients from the hard shell prey they crush and providing a habitat for over 100 other species that live on their cells. लॉगरहेड टर्टल एक ऐसी की स्टोन स्पीसीज है जो कि हार्ड सेल प्रे से न्यूट्रिएंट को रिसाइकल करते हैं। हार्ड सेल प्रे को ये क्रशिंग करके उसके न्यूट्रिएंट को रिसाइकल करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये टर्टल खुद भी हार्ड सेल्ड ऑर्गेनिज्म को क्रश करता है बिकॉज इसके जो जॉज होते हैं वो पावरफुल होते हैं। अबाउट 100 अदर स्पीसीज इसके सेल में लिविंग करती हैं, उन्हें यह हैबिटेट प्रोवाइड कराता है बिकॉज इसका साइज जो होता है वो थोड़ा बिग होता है। की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरहेड सी टर्टल्स: appearance: they have a heart shape, a reddish brown top shell, and a pale yellow bottom shell. Size and weight: adult typically weigh between 90 to 100 kg and measure 0.8 to 1.1 meter in length. Diet: primarily carnivores, they use their strong jaw to crush crabs, conchs, whales, and sea urchins. Also eat softer prey like jellyfish. Lifespan: they are long-lived, often surviving 70 to 80 years or more in world. Habitat and distribution: लॉगरहेड टर्टल्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है पूरे अर्थ पर एंड इनका हैबिटेट क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन: दे आर फाउंड इन टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशन एज वेल एज द मेडिटेरियन सी। ये टर्टल्स अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशन के टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन में फाइंड किए जा सकते हैं। मेडिटेरियन सी के अंदर भी ये टर्टल्स मिल जाएंगे। नेस्टिंग हॉटस्पॉट: फ्लोरिडा इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट नेस्टिंग साइट इन द वर्ल्ड फॉलोड बाय ओमान। लॉगरा टर्टल के लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट नेस्टिंग साइट फ्लोरिडा है, ओमान में भी ये मिल जाएंगे। माइग्रेशन: they are famous for their vast migrations, sometimes traveling over 12,000 kilometers between foraging ground and their natal nesting beaches. वास्ट माइग्रेशन के लिए ये टर्टल फेमस है। समटाइम्स ये 12,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं। इट मीन्स फॉरेजिंग ग्राउंड से नटल नेस्टिंग बीचेस तक ये अबाउट 12,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं। Reproduction and life cycle: Nuttall humming: mature female return to exert beach where they hatch to lay their own egg, navigating using the Earth magnetic field. लॉगरहेड टर्टल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके इनमें जो मैच्योर फीमेल होती हैं ये उसी प्लेस पर एग लेइंग करने के लिए रिटर्न होती हैं जहां पर इनका खुद का हैचिंग हुआ है। नेस्टिंग: फीमेल ले 3 to 5 times per season with each nest containing roughly 100 to 120 eggs. फीमेल पर सीजन 3 to 5 टाइम्स एग लेइंग करती हैं और ईच नेस्ट के अंदर 100 to 120 एग होते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स: द सेक्स ऑफ हैचलिंग इज डिटरमाइंड बाय सैंड टेम्परेचर। वार्मर सैंड प्रोड्यूस फीमेल while कूलर सैंड प्रोड्यूस मेल। हैचलिंग के जो सेक्स होते हैं मेल या फीमेल वो सैंड का टेम्परेचर के द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं। वार्मर सैंड
फीमेल्स प्रोड्यूस करता है, while कूलर सैंड मेल प्रोड्यूस करता है। कंजर्वेशन स्टेटस एंड थ्रेड, IUCN रेड लिस्ट, loggerhead turtle species is currently classified as vulnerable on the IUCN रेड लिस्ट। loggerhead turtle प्रेजेंट में IUCN रेड लिस्ट के अंडर वल्नरेबल कैटेगरी में है। मेजर थ्रेट बाइकैच, एक्सीडेंटल कैप्चर इन फिशिंग नेट इज द प्राइमरी थ्रेट। लॉगरहेड टर्टल के लिए प्राइमरी थ्रेट है वो फिशिंग नेट में इनका एक्सीडेंटल कैप्चर होना है। इट मीन्स ये ट्रॉल्स के अंदर कैप्चर हो रहे हैं। कोस्टल डेवलपमेंट, while beach construction destroy nesting habitat, artificial lighting disorient hatchling, leading them away from the ocean। बीचेज एरियाज में जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही हैं उन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ने इनके नेस्टिंग हैबिटेट को डिस्ट्रॉय किया है। आर्टिफिशियल लाइटिंग भी इनके हैचलिंग्स को डिसओरिएंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये ओशन से अवे हो रहे हैं। पोल्यूशन, टर्टल्स ऑफन मिस्टेक फ्लोटिंग प्लास्टिक बैग एज जेलीफिश व्हिच कैन कॉज फटल इंटेस्टिनल ब्लॉकेज। लॉगरहेड टर्टल्स फ्लोटिंग प्लास्टिक बैग को जेलीफिश समझ लेते हैं और उसको कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से फटल इंटेस्टिनल ब्लॉकेज का इनके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्लाइमेट चेंज, राइजिंग टेम्परेचर्स आर डिस्टॉर्टिंग सेक्स रेशियो टुवर्ड फीमेल्स एंड इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ लीथल नेस्ट टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है इनका सेक्स रेशियो डिस्टॉर्टिंग हो रहा है। इट मीन्स फीमेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है। In this session, we will discuss how Rajya Sabha members elected. Elections to 37 Rajya Sabha seats in 10 states to be held on March 16. Why in news? The Election Commission announced that a biennial election to 37 Rajya Sabha seats across 10 states will be held on March 16. Election Commission of India ने अनाउंस किया कि 37 राज्य सभा सीट के लिए इलेक्शंस 16 मार्च को कंडक्ट किए जाएंगे। The Rajya Sabha has a current strength of 245 members, with 233 representing the state and UT and 12 nominated by President. राज्य सभा के अंदर टोटल स्ट्रेंथ 245 है। 233 मेंबर्स स्टेट एंड यूटी से बिलोंग करते हैं। 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। लोकसभा में 12 लोकसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा कोई भी मेंबर अब नॉमिनेट नहीं किया जाता है, ओनली राज्यसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं। व्हाट इज द इलेक्शन प्रोसेस टू द राज्यसभा मेंबर्स? राज्यसभा मेंबर्स के लिए इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन, सिटीजन डू नॉट वोट डायरेक्टली फॉर द राज्यसभा मेंबर्स, इंस्टेड इलेक्टेड एमएलए फ्रॉम ईच स्टेट चूज द रिप्रेजेंटेटिव। राज्यसभा मेंबर्स के लिए सिटीजन्स डायरेक्टली वोट गिवन नहीं करते, इंस्टेड इलेक्टेड एमएलए अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। सिस्टम ऑफ वोटिंग, यूजिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू राज्यसभा मेंबर्स के लिए वोटिंग किया जाता है। ओपन बैलेट सिस्टम, सिंस 2003 राज्यसभा इलेक्शंस आर नॉट सीक्रेट। MLA must show their ballot paper to their party's authorized agent before putting it in the ballot box to prevent cross voting। 2003 तक राज्यसभा मेंबर्स के लिए जो इलेक्शन किए जाते थे वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू किए जाते थे, बट 2003 के बाद अब ये सीक्रेट नहीं होता है। MLA अपने बैलेट पेपर को पार्टी ऑथराइज्ड एजेंट को शो करते हैं सो दैट क्रॉस वोटिंग को प्रिवेंट किया जा सके। टर्म एंड टेन्योर, अ मेंबर इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 years with 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायरिंग एवरी 2 years। राज्यसभा इलेक्शन के लिए जो भी मेंबर चूज किए जाते हैं 6 ईयर के लिए वो चूज किए जाते हैं। एवरी 2 ईयर में राज्यसभा के 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। Allocation of seats, the number of members from each state is based on its population। UT, Delhi, Puducherry and Jammu and Kashmir have their own electoral college। हर स्टेट से जो नंबर ऑफ सीट राज्यसभा में होती हैं वो उस स्टेट के पॉपुलेशन के बेस पर होती हैं।
कुछ यूटी सच है दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, इन यूटीज के अंदर अपना इलेक्टोरल कॉलेज होता है। नॉमिनेटेड मेंबर्स, द प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 members who have special knowledge or practical experience in literature, science, art and social science। राज्यसभा के लिए 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ऐसे मेंबर जो लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल साइंस में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखते हैं। कैंडिडेट एलिजिबिलिटी, a candidate must be a citizen of India, at least 30 years old and a registered voter in a parliamentary constituency in India। राज्यसभा मेंबर बनने के लिए कोई भी सिटीजन को कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एट लीस्ट 30 ईयर उसका एज होना चाहिए, एंड एनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो एक रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए। व्हाट इज द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या होता है। द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, it is a multi-winner electoral system where voters rank candidate in order of preference। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये एक मल्टी विनर इलेक्टोरल सिस्टम है जहां पर वोटर्स कैंडिडेट को रैंक गिवन करते हैं। इट एम्स टू इंश्योर दैट द नंबर ऑफ सीट वॉन बाय अ ग्रुप और पार्टी क्लोजली मैच देयर एक्चुअल शेयर ऑफ वोट। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, voters do not vote for a single seat. Instead, they rank candidate in order of preference such as 1, 2, 3, etc. on their ballot paper। वोटर्स इस सिस्टम के अंदर सिंगल सीट के लिए वोट गिवन नहीं करते हैं। इंस्टेड वो कैंडिडेट को 1, 2, 3 रैंक गिवन करते हैं बैलेट पेपर पर। विनिंग कोटा, टू बी इलेक्टेड अ कैंडिडेट मस्ट सिक्योर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ वोट्स कॉल्ड अ कोटा। विनिंग करने के लिए कैंडिडेट को एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ वोट का कोटा अचीव करना होता है। द फॉर्मूला इज टोटल नंबर ऑफ वोट्स अपॉन नंबर ऑफ सीट्स टू बी फिल्ड प्लस वन। ये कोटा के लिए फॉर्मूला होता है। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ वोट जितना है उस टोटल नंबर ऑफ वोट को अगर नंबर ऑफ सीट्स टू बी फिल्ड +1 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद लास्ट में 1 ऐड करेंगे, this will be quota। When multiple seats are filled, each MLA's vote is typically assigned a value of 100 to avoid decimals। Transfer of votes, if a candidate achieves the quota, they are declared elected। कैंडिडेट अगर फर्स्ट राउंड में ही कोटा अचीव कर लेता है देन उसको इलेक्टेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। Any surplus votes they receive over the quota are transferred to the next preferred candidate listed on those ballot। कोई भी सरप्लस वोट अगर कैंडिडेट के द्वारा रिसीव किया जाता है देन वो सरप्लस वोट इट मीन्स अगर कोटा से आउट वोट अगर उसको मिलता है देन वो नेक्स्ट प्रीफर्ड कैंडिडेट को ट्रांसफर कर दिया जाता है जो कि बैलेट पेपर में लिस्टेड होता है। एलिमिनेशन, if no candidate meet the quota, the candidate with the first preference vote is eliminated and their vote are redistributed to the remaining candidate based on subsequent preferences until all seats are filled। इस सिस्टम के अंडर अगर किसी भी कैंडिडेट को 51% कोटा रिसीव नहीं होता है देन फर्स्ट रैंक वाले कैंडिडेट के वोट्स को ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद भी कोटा कंप्लीट नहीं होता है देन सेकंड रैंक वाले कैंडिडेट के वोट को ट्रांसफर किया जाता है। इटरेशन, दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग सरप्लसेस एंड एलिमिनेटिंग लो परफॉर्मिंग कैंडिडेट कंटिन्यू टिल ऑल सीट्स आर फिल्ड। ये प्रोसेस तब तक फॉलो किया जाता है जब तक कि ऑल सीट्स फिल नहीं हो जाती हैं। की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसटीवी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के कैरेक्टर क्या क्या होते हैं। मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, एसटीवी रिक्वायर डिस्ट्रिक्ट दैट इलेक्ट मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव।
एसटीवी वहां फॉलो किया जाता है जहां पर मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करना होता है। वोटर पावर, वोटर कैन चूज बिटवीन डिफरेंट कैंडिडेट फ्रॉम द सेम पार्टी और अक्रॉस डिफरेंट पार्टी। Wasted vote. This system minimizes wasted vote by ensuring that votes for already elected for clearly losing candidate still help elect someone else. Where STV system is used, present में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहाँ कहाँ यूज किया जा रहा है। इंडिया, एसटीवी सिस्टम इज यूज फॉर इलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। इंडिया में राज्यसभा मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए, वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम फॉलो किया जाता है। ग्लोबल अदर कंट्रीज में भी एसटीवी सिस्टम का यूज किया जा रहा है, सच एज आयरलैंड, माल्टा, ऑस्ट्रेलियन सीनेट एंड स्कॉट लोकल इलेक्शंस में भी एसटीवी का यूज किया जा रहा है। की सीट्स एलोकेशंस बाय स्टेट, मेजर स्टेट यहाँ पर गिवन है, उनके लिए कितना राज्यसभा सीट एलोकेट किया गया है उससे रिलेटेड डाटा गिवन है। यूपी 31 सीट, महाराष्ट्र 19 सीट, तमिलनाडु 18 सीट, आंध्र प्रदेश 11 सीट, वेस्ट बंगाल 16 सीट, बिहार 16, कर्नाटक 12 सीट्स, एमपी 11 सीट, गुजरात 11 सीट, ओडिशा एंड राजस्थान 10 ईच, अदर यूटी एंड स्टेट जम्मू एंड कश्मीर 4 सीट्स, दिल्ली 3 सीट, पुडुचेरी 1 सीट, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा हैव ईच 1 सीट। इस डाटा के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट जो एलोकेट की गई हैं वो यूपी के पास है, इट मीन 31 सीट यूपी के पास है। महाराष्ट्र सेकंड स्टेट है जिसे राज्यसभा की सीट एलोकेट की गई है, 19 है। तमिलनाडु थर्ड नंबर पर आता है